हमारे धरती से इस देश के कद्दावर नेता माननीय राज्यसभा सांसद आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए सबको। आपकी तालियों में जोर है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे यहाँ माननीय रणदीप सिंह की ओर से भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन करता हूं कि आज आप इस कार्यक्रम में हेल्पिंग हैंड की सारी टीम समेत भाई तेजी के आप यहाँ आए और आपने नौजवानों के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, भागीदारी दी। कैथल से, कलायत से, नरवाना उचाना से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, पूरे प्रांत से जो चुनिंदा साथी आए, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तेजी भाई ने जब मुझसे बात की कि एक कार्यक्रम का ये आयोजन करेंगे, तो मैंने ये कहा कि जो काम आपकी संस्था कर रही है वो सबसे बेहतरीन है। बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अपनी अपनी तरह से क्रियाशील हैं। कोई गेम्स के अंदर है, कोई समाज सेवा के अंदर है, कोई किसी विशेष कार्यक्रम में बच्चों के उत्थान को लेकर लगा है। इस देश और प्रदेश की अगर कोई उम्मीद है तो वो केवल और केवल इस देश और प्रदेश का नौजवान है। वो इस प्रदेश की बेटियां और बेटे, शायद यही कारण है कि हिंदुस्तान को अब तक 6 मेडल मिले हैं, 5 हरियाणा के बच्चे लेकर आए। अंदाजा लगाइए अगर हिंदुस्तान में हरियाणा ना होता तो हमें कितने मेडल मिल पाते। और हमारी बेटियों की हिस्सेदारी बेटों से बढ़कर है, ये सबसे ज्यादा खुशी की बात है। हरियाणा की लड़कियों ने भी ये साबित कर दिया कि वो लड़कों से बढ़कर है, कम नहीं है। हमें इतनी सही बात है हर हिसाब से। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। आज सबसे बड़ा आक्रमण, सबसे बड़ा हमला, सबसे ज्यादा भेदभाव का शिकार अगर इस प्रदेश में कोई है तो वो नौजवान है। इस प्रदेश के नौजवानों पर जो आज का पूरा हमला और तंत्र है, उनके अधिकारों पर एक तरह से हमला बोल रखा है। और ये हमला उस दिन शुरू हो जाता है जिस दिन हम शिक्षा के जगत के अंदर शामिल हो जाते हैं। आपने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखी, कितने ऐसे सरकारी स्कूल हरियाणा के अंदर हैं जहां साधारण मध्यम वर्ग का बेटा या बेटी, किसी गरीब एससी और बीसी का बेटा और बेटी, किसी किसान का बेटा और बेटी पढ़कर कलेक्टर, एसडीएम, डीएफएससी या किसी और बड़े पद पर जा सकता है। सच्चाई है कि पिछले 10 साल के अंदर 5,500 स्कूलों पर ताला लगा दिया। सच्चाई ये भी है कि हरियाणा हिंदुस्तान का अकेला ऐसा प्रांत है जहां 75,000 मास्टर ही गायब हैं, यानी 75,000 मास्टर हैं ही नहीं। ऐसे लगभग 1,500 स्कूल हैं जिनमें एक भी मास्टर नहीं। ऐसे लगभग 2,500 स्कूल हैं जिनमें सारे विषयों के हिसाब, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, उसमें भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, एक ही अध्यापक है। अब वो तो जिस विषय का अध्यापक है वो पढ़ाएगा, तो गरीब का बच्चा कहां जाए, मध्यम वर्ग, किसान और एससी बीसी का बच्चा कहां जाए। ये भेदभाव इस प्रांत में उस दिन चालू हो जाता है जिस दिन बच्चा जन्म लेता है। जो आदमी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, उसके बच्चे के लिए भविष्य नहीं है। इसलिए कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अध्यापक ना लगाकर, शिक्षा का स्तर गिराकर, एक तरह से हमें ऐसे दुराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि गरीब का बच्चा केवल चपरासी
मजदूर और लेबर बनेगा, वो कभी IAS IPS बनकर इस हरियाणा का संचालन नहीं कर सकता। ये लड़कियों की शिक्षा के बारे में भी है, लड़कों की। एक और भेदभाव होने लगा, वो क्या है? SC समाज के बच्चों को हम 8वीं कक्षा तक वजीफा देते थे और ये पैसा दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार देती है, वो सारा वजीफा बंद कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर एक समय में कहा करते थे, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो जो पहला बाबा साहब अम्बेडकर की कई लाइनें उसी के ऊपर काटा मारा, शिक्षित नहीं बनने देंगे तो संगठित कहां से होंगे, संघर्ष कहां से करेंगे। कॉलेज में और भी ज्यादा भेदभाव। अभी रिपोर्ट आई कि हरियाणा के जो सरकारी कॉलेज हैं उनके अंदर 6000 प्रोफेसर ही गायब है, यानी 6000 प्रोफेसर है ही नहीं। आप मुझे बताइए, अगर किसी का बच्चा बाबा साहब अम्बेडकर सरकारी कॉलेज, कमला नेहरू मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज, किसी और सरकारी कॉलेज में भर्ती भी हो जाएगा, तो जब वहां अध्यापक ही नहीं है, जब वहां टीचर नहीं, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ये 3 ग्रेड के लोग लगते हैं। प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज में, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस में। ये वो बच्चे हैं जो नेट पास हैं, जो PhD पास हैं, जिन्हें तजर्बा है, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से लगेंगे, और ये बच्चे एक एक विषय अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ये क्या करने लगे, बहुत सारे नौजवान साथी और आने लगे, सबका स्वागत है। आप बिल्कुल बहुत बढ़िया तेलू भाई आए हैं, जिसको नौजवान साथी सुपर साहब भी कहते हैं। आप आए, बिल्कुल मंच पर तस्वीर रखें और बाकी के साथियों को भी कहें जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। इनका स्वागत इसके बाद दोबारा नहीं करते। तो कॉलेज की भी यही परिस्थिति, 5000 से ज्यादा प्रोफेसर जिस प्रांत के कॉलेजों में हो ही ना, उनके बच्चे कब TC लड़ने वाले हैं। यही हालत हरियाणा के विश्वविद्यालयों की भी, यूनिवर्सिटियों की भी। तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है हरियाणा में, अगर वो किसान का बेटा या बेटी है, अगर वो रविदास या वाल्मीकि सेंसी घानक समाज से है, अगर वो किसी गरीब ब्राह्मण रोड परिवार में उसने जन्म लिया है, किसी साधारण सैनी या यादव परिवार में जन्म लिया है, तो उस दिन उससे भेदभाव शुरू हुआ है। और अगर वो गलती से पास कर भी ले तो अगला भेदभाव शुरू होता है जब वो कॉलेज से निकलकर जिंदगी के अंदर जाता है। आप सबने ये देखा, एक समय में मैंने एक नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ। हरियाणा के बच्चों को हम सीधा भर्ती कर लेते थे बड़े से बड़े पदों पर। आपके इस भाई की बनाई हुई एक पॉलिसी है। अब क्या होने लग रहा है, अब पूरा सरकार का जो तंत्र है वो हमारे बच्चों को मेडल ना मिले इस बात के ऊपर लगा। विनेश फोगाट के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। वो लड़की हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आती है। आज वो मुकदमों के अंदर उलझी हुई है पेरिस के अंदर कि किसी तरह से वो सिल्वर मेडल जो वो जीत चुकी है वो उसे वापस मिल जाए। जो चीज में जीत चुका हूं, जो चीज वो लड़की 7 घंटे में 3 बाउट्स जीतकर, ऐसे ऐसे पहलवानों को हराकर जिन्होंने पूरी जिंदगी में कुछ नहीं हारा, परंतु आज वो केवल और केवल अस्तित्व और सम्मान के लिए संघर्ष कर रही है। और ये एक दिनेश फोगाट नहीं, एक बजरंग पूनिया नहीं, ये अनेकों अनेकों हजारों हमारे जो खिलाड़ी हैं अलग अलग खेल के अंदर, उनकी यही परिस्थिति है। शाहबाद हरियाणा में अपने पड़ोस में सबसे ज्यादा हॉकी के लड़के और लड़की वहां से निकलते हैं। हम कहकर थक गए 10 साल से कि यहां 2 एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बना दीजिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए। परंतु सरकार ने, इस सरकार का बजट 1 लाख करोड़ है, 2 एस्ट्रोटर्फ शाहबाद, मैं तो नहीं कहा कैथल में बना दो, मैंने तो नहीं कहा पुंडरी में या कलायत में बनाओ, मैं तो ये कहा शाहबाद में बनाओ, जहां सबसे ज्यादा लड़कियां खेलती हैं, सबसे ज्यादा लड़के खेलते हैं। आज भी तो हिंदुस्तान की हॉकी टीम ब्रॉन्ज लेकर आई है, उसके कप्तान शाहबाद हरियाणा से, उसके आधे खिलाड़ी शाहबाद हरियाणा से। हमारे 2 बच्चे लेकर आते हैं, उन्हें प्रमोट हम क्यों नहीं कर रहे? परंतु कोई ध्यान इस तरफ नहीं है। जिस दिन जीत जाएंगे
जिस दिन मेडल मिल जाएगा उस दिन सब श्रेय ले लेंगे फोटो खिंचवाने के लिए, पर उनको मेडल ले जाने तक का रास्ता कौन तय करवाएगा? ये हमारी जिम्मेवारी है और ये नहीं हो रही। इसी प्रकार से रोजगार की हालत है। जिस प्रांत में 47 पेपर बिक जाए, बोली लगकर क्लर्क से, चपरासी से, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर से, एक्साइज इंस्पेक्टर से जज तक का पेपर बिकता हो, उस प्रांत के बच्चों को भविष्य की क्या उम्मीद हो सकती है? और अब जितने बच्चे लगाए जा रहे हैं वो सब कच्चे हैं। आप मुझे बताओ, कॉलेज का लेक्चरर कभी कौशल विकास निगम से लगता है? वो तो 6 महीने में फिर हट जाएगा। फिर वो बच्चा कहां जाएगा, वो लड़की या लड़का कहां जाएगा? क्या क्लास 1 अफसर कौशल विकास निगम से लगते हैं? एक बार तो आपने खाना पोती के लिए दिखा देना, वो लग गया। 8 महीने के बाद वो बच्चा वापस सड़क पर। तो कौन उन बच्चों को पढ़ाएगा? क्या वो बच्चा पढ़ा पाएगा? और उसकी नौकरी पक्की हो नहीं सकती। जब उसकी नौकरी पक्की नहीं हो सकती, बच्चे की शादी हो जाएगी, बेटिया की शादी हो जाएगी, बाद में नौकरियां बर्बाद हो जाएगी। इस सरकार की पिछले 10 साल में सब वो नौकरियां कोर्ट के अंदर चली गई, क्योंकि हर बार कोई ना कोई कमी छोड़ देते। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हमने बहुत समझाया, आप बच्चों को सोशो इकोनॉमिक के अलग से नंबर नहीं दे सकते। ना मनोहर लाल खट्टर जी ने मानी, ना नायक सैनी ने मानी। बच्चे तो कोर्ट जाने ही तो चले गए। यदि इसे मिल रहे हैं, मुझे मिल नहीं रहे, हम थोड़ी रोक सकते हैं बच्चों को। आखिर में सोशो इकोनॉमिक खारिज हो गए। अब 45,000 बच्चों की नौकरियों पर तलवार टंगी हुई है, जो नंबर लेकर भर्ती हुए हैं कि वो हटेंगे या रहेंगे। कोर्ट ने कह दिया हटा दो। अब वो वकीलों को पैसे देकर दंड हुआ होते हैं। उसके बाद जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह, उन्होंने घोषणा कर दी, नाम तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सबको सोशो इकोनॉमिक के नंबर दिलवाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अब उन्होंने अपील कर दी हरियाणा ने कि सोशो इकोनॉमिक के नंबर मिलने चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट में इस समय पेंडिंग है। अब जो रिजल्ट निकाले उसमें सोशो इकोनॉमिक के नंबर काट दिए। अब अगर तुम्हारी अपील मंजूर होगी हरियाणा की, तो ये बच्चे जो बगैर सोशो इकोनॉमिक के लगे अभी हट जाएंगे। देखो ना बच्चों के खेल क्या करते हैं। पहले तो सोशो इकोनॉमिक दे दिए, जब हमने कहा भाई ना दो, ये भाड़ा कट जाए, उनको सबको दे दिए। 50,000 बच्चा आज नौकरी बर्खास्त की कगार पर खड़ा, 2-3 साल नौकरी करके। अब बोले ना हम तो देवांगे, अपील कर दी। जब अपील कर दी सरकार ने खुद ने और मुख्यमंत्री ने कि बगैर सोशो इकोनॉमिक के लगाना, अगर तेरी अपील मंजूर होगी कल फिर ये है। भाई तुम कर क्या रहे हो यार? किसी को कोई समझ नहीं आ रहा। अब कह दिया बैकवर्ड क्लास ए और बी को अगर उनका सर्टिफिकेट 2 साल से ज्यादा पुराना है, उनको नौकरी नहीं लगाएंगे। 10,000 बच्चा कोर्ट जा चुका पिछले 15 दिन में। 10,000 अब नहीं देंगे। भर्ती रोको गैंग असली में हरियाणा का मुख्यमंत्री और ये लोग को देते। 10,000 बच्चों को कोर्ट क्यों भेजे दोगे? जब आपको एक बार डोमिसाइल का सर्टिफिकेट मिल गया, बैकवर्ड का सर्टिफिकेट मिल गया, एससी का सर्टिफिकेट मिल गया, वो 10 साल तक वैलिड है। 10 साल तक आप उसे खारिज नहीं कर सकते। एससी का जिसके पास है, बीसी का, ये 2 साल में खारिज कर रहे हैं। कानूनी का इसके विपरीत है। बच्चों को स्टे मिले जा रहा है, बच्चे बेच हो रहे हैं। तो क्यों आप किसी कांगड़ा समाज के, किसी प्रजापति समाज के, किसी पंचाल समाज के, किसी सैनी और यादव समाज के, किसी गुर्जर समाज के, किसी और जो हमारी बिरादरी है, नाई, तेली, धोबी, इनको क्यों अदालत में भेज रहे हो बच्चों को? क्या मतलब है? अब अगर उनका केस खारिज हो गया, हट जाएंगे। ये रोज बच्चों के साथ ये खेल कर रहे हैं ताकि नौकरी किसी को ना देनी पड़े, सब अदालत के चक्कर काटते रहे वहां पर। दोस्तों, ये जो अभियान आपने चला रखा बच्चों की शादी का, मेरे भाई, मैं 1 सेकंड के लिए आप स्टेज पे आएंगे। 1 मिनट प्रगट, 1 मिनट आए। प्रगट एक ऐसे साथी हैं, एक गोताखोर है। इन्होंने हजारों डेड बॉडी, जो अपने कई बार बच्चा गिर जाता है, बंदा गिर जाता है, महिला कोई गिर जाती है तो बॉडी नहीं मिलती। ये वो आदमी है जो हाथ से निकाल बगैर एक पैसा नहीं। इनका नाम ही गोताखोर प्रगट सिंह हो गए। मैं कह रहा हूं तेजी भाई, इस प्रकार के उन सारे साथियों को मैं एक का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। आपने जिस प्रकार से सम्मानित और प्रोत्साहित किया,
हेल्पिंग हैंड असली में समाज के अंदर हेल्पिंग हैंड का काम कर रहे हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप इस बात के लिए मुबारकबाद की बात करें। बहुत सारी बेटियां हैं जिनके परिवार के लोग खर्चा नहीं उठा सकते, आप लोग उनकी शादियां करवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एक आशियाने की तलाश में है, छत की तलाश में है, आप उनका मकान बनाने में मदद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको खून की जरूरत है, आप जरूरत पड़ने पर एक ब्लड डोनेशन बैंक का काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी फीस सपोर्ट नहीं कर सकते। मुझे आपने बताया कि आप उन सबको प्राइवेट कॉलेज और स्कूल के अंदर भी उनकी फीस भरने के अंदर हिस्सा डाल के उसमें भी मदद करते हैं और इस प्रकार की सामाजिक रचनात्मक कार्य आप लगातार करते हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं केवल आपको ये कहूंगा, बड़ा भाई मानकर आपके इस अभियान में एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पर मुझे भी शामिल कर दीजिए आपको, और जो मुझसे मदद हो सके वो मुझसे मदद लीजिए, क्योंकि आज समाज को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इस प्रकार के साथियों की, नौजवानों की जरूरत है। आज जब बड़े बड़े लोग बह गए हैं, आज जब बड़े बड़े लोग जो हैं वो संपत्ति के चक्कर में घूम रहे हैं, कोई किसी चक्कर में घूम रहा है, कोई किसी चक्कर में घूम रहा है, आप लोगों ने समाज में मदद का जो एक बीड़ा उठाया, हेल्पिंग हैंड यानी मदद का हाथ, एक मदद का हाथ बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। जरूरी नहीं आप सब काम अकेले कर पाए, और अगर हाथ बढ़ा के किसी का दर्द थोड़ा सा सह सके तो मुझे लगता है बहुत ही बड़ी बात है। मैं आप सबको इस बात के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके साथी अभी भी आई रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं और एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय युवा शक्ति।